हेलो स्टूडेंट, आज हम जयप्रकाश नारायण के बारे में जानेंगे जो कि क्लास 12th के लिए हैं। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और निधन 8 अक्टूबर 1979 को। जन्म स्थान है सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। इसको बचपन में बोला जाता था, बचपन में पुकारने का नाम था, लोग बुलाता था इसको बाउल। बचपन में बाउल, बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध, अपनी जन्म पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल, याद रहेगा। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध, अपनी जनपक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। अपने जनता के लिए यह लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। ओके, ये लोग सब जो है इसको लोकनायक के नाम से पुकारने लगे। माता पिता फूलरानी एवं हरसुदयाल था। मतलब इसके माता का नाम था फूलरानी और पिता का नाम हरसुदयाल। पत्नी प्रभावती देवी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। प्रभावती जो है वो जयप्रकाश नारायण के पत्नी थी और वो पुत्री थी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। कौन? प्रभावती देवी। अब प्रभावती देवी कौन थी? तो वो थी जयप्रकाश नारायण के पत्नी। याद रहेगा, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या है? फूलरानी एवं पिता का नाम हरसुदयाल और पत्नी का नाम प्रभावती देवी। यह ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी जो गांधीवादी थे। इसका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ उसके बारे में जानते हैं हम। आरंभिक शिक्षा घर पर ही, इसका आरंभिक की जो शिक्षा होता है वो घर पर ही हुआ। फिर पटना कॉलेजिएट स्कूल में पटना में दाखिल हुए। यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। असहयोग आंदोलन जो हो रहा था उसके दौरान ये जो जयप्रकाश नारायण है शिक्षा अधूरी छोड़ दी। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। वहाँ कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कन्सिन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किए। ये मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यही ग्रहण की थी। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा वे यहीं पे ग्रहण की थी। माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौट आए। जो वह दूसरे देश में शिक्षा ग्रहण करने गए थे तो इसके माँ जो थे वो बीमार पड़ गए, जिसके कारण यह पीएचडी न करके वापस अपने देश लौट आए। पीएचडी की आस अधूरी रह गई जयप्रकाश नारायण का। राजनीतिक जीवन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। ये 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। जयप्रकाश नारायण जेल कब गए? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। आपको पूछेगा जयप्रकाश नारायण जेल कब गए? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल कब हुए जयप्रकाश नारायण? 1929 में। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। 1943 में भी जेल गए, 1939 में भी और 1943 में भी जेल गए। 1942 के आंदोलन के विशेष प्रसिद्धि मिली। 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली इनको। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिए। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिए। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर दिया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल चले गए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। यानी जनता पार्टी का गठन कब हुआ? मार्गदर्शन में ही। इसका है कृतियाँ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी। कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित हुए। सम्मान इसको 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान मिला। 1998 में भारत रत्न। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिले? तो 1998 में। कब? 1998 में। जयप्रकाश नारायण 20वीं शताब्दी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। राजनीतिक संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। निष्ठा और अध्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। वो अपने समय में विश्व के चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। जब यह विदेश से वापस अपने देश लौटे तो वह स्वाधीनता संघर्ष में अपने को पूरी झोंक दिया, काम करने लगे। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांति धर्मी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीतिक और समाज सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक के पक्ष में पत्रकारिता की तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए संघर्ष में भी उनका योग रहा। गांधीवाद के संसर्ग में आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्राओं और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रीय व्यापी संगठित रूप धारण
कर लिया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर पुकारे गए। तभी जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर पुकारे गए और वे युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। उसका जबरदस्त असर पड़ा। देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था। मतलब ये जो है देश में सत्ता परिवर्तन तो हो गया, लेकिन किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर था। आगे वो व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे। शीघ्र ही पटना में उनका अवसान हो गया। सत्ता बदल गई थी, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और खींचतान में दूर हुआ। कुछ लोककर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ज़रूरत है इस दिशा में बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाने की। यह 5 जून 1974 के पटना में के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, ये जो अभी हम इसके चैप्टर है 12th में संपूर्ण क्रांति, वो यह 5 जून 1974 में 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जनसमर्द के बीच लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसी कोई प्रेरक भाषण और पूरा असर जनसंख्या कायम हो सका। तो हम पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण के